हाँ जी। सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। सो आप लोगों का पहला एग्जाम हो गया अकाउंट्स का। अच्छा, पेपर किस तरीके तक का था, कैसा था, एक क्विक रिव्यू देने वाला हूँ। बिल्कुल भी इस उम्मीद में मत रहना कि मैं यहाँ पर कोई आंसर डिस्कस करूंगा। कोई भी आंसर डिस्कशन नहीं होगा। सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा फॉर अपकमिंग अटेम्प्ट स्टूडेंट सितंबर 24 स्टूडेंट्स कि भाई कैसा पेपर आ सकता है। देखो, पेपर का जो मैं अगर लेवल बोलूं तो पेपर एक आपका एवरेज लेवल का पेपर था। एवरेज लेवल का पेपर था, मतलब मुश्किल तो नहीं था। मुश्किल कैटेगरी में तो नहीं डालूंगा, पेपर आसान कैटेगरी में डालूंगा, लेकिन एक बिल्कुल हल्का भी नहीं कह सकता मैं, एक एवरेज लेवल का पेपर था। ठीक है, मतलब जिसने अगर अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी, जिसने तरीके से पढ़ रखी होगी, एक एवरेज लेवल का स्टूडेंट होगा, वो इस पेपर में आराम से 70-80 मार्क्स लाकर लेकर आ सकता है। 70-80 नंबर वाला ये पेपर था। 90 वाला भी नहीं कहूंगा और एक 50-60 वाला भी नहीं कहूंगा। 70-80 मार्क्स वाला ये आपका पेपर था। ठीक है, एक बार पेपर देख लेते हैं फटाफट कैसा था। देखो, और मजे की बात क्या है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा। मैंने एक आपको वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि भी ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एबीसी एनालिसिस टाइप दिया था। वहां से मैक्सिमम पेपर इन्होंने कवर किया। इनका फोकस रहा, जो इन्होंने नए नए टॉपिक्स ऐड करे हैं ना, उन पे ज्यादा फोकस रखा इन्होंने। जो न्यू टॉपिक्स इंसर्ट हुए हैं उन पे ज्यादा इन्होंने फोकस रखा, और जो मैंने आपको बताया था वैसे ही आपको पेपर पैटर्न मिला। देखो, ट्रू फॉल्स सही थे बिल्कुल। थ्योरी क्वेश्चन ये हमारे आते ही हैं। देखो, ये जीएसटी का इन्होंने नया ऐड किया था, तो जीएसटी का इन्होंने एक जर्नल एंट्री का क्वेश्चन पूछा। जो पढ़ के गया होगा वो आराम से इसको कर देगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, उसके बाद बताया था मैंने आपको कि भाई आरओई का क्वेश्चन आ सकता है इस बार। 12 नंबर का, 10 नंबर का बोला था मैंने, 12 नंबर का पूछ लिया। और एक डेप्रिसिएशन का 8 नंबर का, ये थोड़ा सा मैंने सुना बच्चे कह रहे थे कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बच्चों को लगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था और 8 नंबर में था, तो यहां पर बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती थी। ठीक है, उसके बाद एनपीओ का क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज स्टडी मैट के बेसिस पे ऐसा क्वेश्चन था। अच्छा, पूरा पेपर स्टडी मैट बेसिस पे ही था। अगर आप स्टडी मैट अच्छे से करके गए हो तो उसी के पैटर्न के बेसिस पे आपको सारा पेपर मिला होगा। ठीक है, ये एनपीओ का क्वेश्चन आपका 12 नंबर में इन्होंने पूछा, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ओके जी। उसके बाद ये आपका इन्होंने पूछा है कि किसका क्वेश्चन, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन पूछा, नया टॉपिक इंसर्ट किया। तो 8 नंबर में, हालांकि 10 में देना चाहिए था, लेकिन 8 नंबर में इन तीनों इन्होंने अकाउंट पूछे, रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन डाला। उसके बाद इन्होंने ये क्वेश्चन है आपका फोर्थ का ए पार्ट, दैट इज योर, ये अगेन पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, एडमिशन का। एडमिशन का क्वेश्चन है, और ये मुझे लग रहा है स्टडी मैट बेसिस पे ही क्वेश्चन है। हाँ जी, बिल्कुल स्टडी मैट बेसिस पे ही क्वेश्चन इन्होंने 12 नंबर का पूछा। तो 12 और 8, 20 नंबर की तो पार्टनरशिप है। इसके साथ इन्होंने 8 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का था। अगेन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि नया टॉपिक, नया चैप्टर इंसर्ट किया, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का इन्होंने क्वेश्चन पूछा 8 नंबर का। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो ए पार्ट है, अभी आप देख पा रहे हो कि मेरे को रोटेट करना पड़ेगा, आप कोई नहीं ऐसे देख लो। फिफ्थ का जो ए पार्ट है, ये आपका जो क्वेश्चन था, ये किसका था, ये जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये इन्वेंट्री का क्वेश्चन था। हाँ जी, इन्वेंट्री का क्वेश्चन था, और ये ठीक है, तो बिल्कुल स्टडी मैट बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। कितने मार्क्स में पूछा इन्होंने, 5 नंबर में। ठीक है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन 5 नंबर में इन्वेंट्री का। साथ में इन्होंने ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और उसके बाद ये इन्होंने साथ में बीआरएस का क्वेश्चन पूछा, मैन्युफैक्चरिंग और बीआरएस का क्वेश्चन पूछा। ओके, उसके बाद इसका सी पार्ट जो इन्होंने डाला 10 मार्क्स में, ये इन्होंने डाला कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन। देखो, कंपनी अकाउंट्स में अगर आप देखोगे, ये फोर फीचर वाला, बोनस इशू वाला। ठीक है, ये एक नॉर्मल जो इन्होंने नए टॉपिक इंसर्ट करे ना, वहां से इन्होंने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, वहां से इन्होंने क्वेश्चन पूछा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, यहां इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। इस बार इन्होंने एक 15 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा, ये पूछा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का इशू, फॉर फीचर री इशू का इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा। इस बार इन्होंने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा, और साथ में एक 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो ये आप लोगों का पेपर था। पेपर नॉर्मल था, एवरेज पेपर था, मुश्किल तो नहीं था, बहुत ज्यादा हल्का भी नहीं था, एक एवरेज था। हाँ, लेंथी तो आप, ठीक है, लेंथी तो होता ही होता है पेपर, देखो सीए एग्जाम से, तो लेंथी तो रहेगा ही रहेगा पेपर। तो आई होप मैक्सिमम बच्चों का पेपर पूरा हो गया होगा। लेकिन अगर नहीं भी हुआ है तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बिल्कुल भी पेपर कहीं से भी डिस्कस मत करना, किसी से कोई आंसर मत पूछना, बुक में आंसर बिल्कुल भी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या कहने चाह रहा हूं आपको। देखो, अब आपका लॉ का एग्जाम है। ठीक है, अब आपको लॉ की तैयारी में लगना है। ठीक है, लॉ के लिए मैं कुछ स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं, किस तरीके से आप लॉ के सिलेबस को पूरा करोगे। ध्यान से सुनते जाना है मेरी बात। देखो, आज आज का दिन, अभी टाइम हुआ है लगभग, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 5:30 बजे का टाइम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ लगभग 6, सवा 6, 6 से 6:30 के बीच में नॉर्मली बच्चा हर कोई घर पहुंच जाएगा। ठीक है, जाते ही क्या करना है आपको, सर जाते ही आपको खाना पीना है और सो जाना है। टेक प्रॉपर स्लीप, नींद ले लो। अभी आप एफर्ट लगा के आए हो, दिमाग खर्च करके आए हो, एकदम से अभी पढ़ने बैठोगे, कुछ दिमाग में नहीं घुसेगा। फोकस ऑन लॉ आफ्टर 8 PM।
8 बजे तक अपनी नींद पूरी कर लो, लेकिन हाँ अभी खा पी के सोओगे तो 8 बजे उठ जाना। 8 साढ़े 8 के बीच में आप लोगों को पढ़ाई शुरू करनी है, तो घर वालों को बोल के सोना, अलार्म लगा के सोना, जैसे भी करके सोना। आप लोगों को 8 बजे अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी है, और आज कम से कम नहीं तो 4 घंटे का आउटपुट निकालना। अगर आप 5 निकाल सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन मिनिमम 4 घंटे का आउटपुट निकालना। और आज आप लोगों को ना 2 एक्ट करने हैं। कौन कौन से? एक तो एलएलपी एक्ट कर लेना, और दूसरा आप कर लेना कंपनीज एक्ट। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है और ज्यादा दिमाग खर्च भी नहीं होता है। तो एलएलपी एक्ट और कंपनीज एक्ट, ये 2 एक्ट पकड़ लेना। पहले एलएलपी कर लेना, छोटा है, इजी है, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में आ भी जाता है। फिर कंपनीज एक्ट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, काफी सारी चीजें हैं, तो कंपनीज एक्ट में टाइम लगाना। अगर आपके पास 4-5 घंटे है तो एलएलपी तो 1 घंटे का काम है, एलएलपी तो 1 घंटे का काम है, बाकी 3 घंटे आप कंपनीज एक्ट पे अच्छे से डिवोट कर सकते हो। ठीक है, बाकी डिपेंड करेगा आप कैसे कैसे करते हो। पढ़ोगे कैसे सर, पढ़ने का तरीका, अगर आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट्स ले लेना, कोई आपने समरी रिवीजन नोट्स बना रखे वो ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं सर, स्टडी मैट है, स्टडी मैट से पढ़ लेना, लेकिन साथ साथ स्टडी मैट के क्वेश्चंस को देखते हुए चलना। ठीक है जी, स्टडी मैट बहुत इंपॉर्टेंट है। नए कोर्स का पहले अटेम्प्ट हो रहे हैं तो भाई स्टडी मैट इंपॉर्टेंट है। मैंने अकाउंट्स में देख लिया, स्टडी मैट बेसिस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लॉ की तैयारी करनी है। ओके, ये आज का दिन हो गया। अब कल कल सुबह सुबह उठते ही, फ्रेश उठते ही आपको क्या उठाना है सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाना है। ठीक है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जनरली बच्चा 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो टॉपिक नए ऐड हुए हैं ना इस बार, मतलब जो इंटर वाले टॉपिक इन्होंने ऐड करे ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब उनमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप पहले सुबह सुबह उठकर 3 से 4 घंटे लगाना उन नए टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इकट्ठे लेकर बैठोगे ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो पूरा दिन कल का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लगा दोगे। ऐसे नहीं करनी बिल्कुल भी चीज। आपको क्या करना है, 3 से 4 घंटे जो नए टॉपिक्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं वो कर लेना। ठीक है, वंस यू आर डन विद द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 3-4 घंटे के अंदर अंदर, 4 घंटे तो लगी जाएंगे, उसके बाद 2 घंटे देना किसको, थोड़ा खाना वाना खा के, उसके बाद 2 घंटे देना आप किसको, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया 2 घंटे के अंदर अंदर। पार्टनरशिप एक्ट 2 घंटे के अंदर अंदर। फिर उसके बाद बैलेंस जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, 3 घंटे के अंदर अंदर दोबारा उसको लगाना बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद, मतलब अगर मैं कल का टाइम लगाऊं तो आपने 3 और 2 सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 3 और 2 5, और 2 घंटे आपने उस पर लगाए अपना किसके ऊपर, सेल ऑफ गुड्स के बाद कौन सा बताया मैंने आपको, पार्टनरशिप एक्ट 7, और 3 घंटे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बैलेंस पोर्शन में लगाए 10 घंटे। अभी भी टाइम है, तो आप क्या करोगे सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट उठा लेना, 2 घंटे का टाइम उस पर देना, 12 घंटे। उसके बाद एक छोटा सा आपका टॉपिक है स्टार्टिंग में, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। उसको अगर आपके पास कल के दिन में टाइम होता है, 1 घंटा लगेगा उसमें भी, अगर कल के दिन टाइम होता है तो कल पढ़ लेना, अगर कल टाइम नहीं होता तो एग्जाम डे वाले दिन सुबह सुबह उठते एक बार रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देख लेना। ठीक है, ये खत्म होने के बाद आपको एग्जाम वाले दिन पे कुछ नहीं करना। अगर आपकी कल ही सारी प्रिपरेशन हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो भाई जो बैलेंस पोर्शन है रेगुलेटरी छोड़ना, बाकी तो कल निपटा के सोना, चाहे जैसे मर्जी आपको करना पड़े। ठीक है, तो एग्जाम वाले दिन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बाद आप लोग क्या करना, जो 3 एमटीबी रिलीज करें और आरटीबी रिलीज करा है ने, वो सारे एमटीबी आरटीबी को कम से कम एग्जाम, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपको 3 घंटे तो उसको देकर जाना है। कुछ नहीं करना, सिर्फ एमटीपी और आरटीपी को आपको 3 घंटे का टाइम अच्छे से देकर जाना है। मैं उम्मीद करता हूं देखो आप पढ़ाई तो कर ही चुके हो, रिवीजन है। अब देखो 1.5 दिन में सारा सिलेबस रिवाइज करना है, तो पूरा स्क्रैच से पढ़ना तो मुश्किल है ना। आपको यहां पर चाहिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी, तो मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बता दी है, इस तरीके से फॉलो करते हुए चलना। दोबारा एक बार मैं क्विकली बता देता हूं, आज अभी 4 घंटे का टाइम दोगे, 4 घंटे में अंदर अंदर आज क्या करना है आपको, एलएलबी कर लेना, कंपनी चेक कर लेना। कल कल सुबह सुबह उठते ही आप क्या करना, 3-4 घंटे लगाना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कौन से वाले टॉपिक जो नए वाले इंसर्ट हुए, इंटर वाले जो उठा के लाए हैं वो वाले हो गए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ही गो में करोगे तो पूरा दिन लगा दोगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो करने के बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट 2 घंटे, देन पार्टनरशिप एक्ट 2 घंटे, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बैलेंस पोर्शन 3 घंटे, और उसके बाद आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 2 घंटे। ठीक है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर आपके पास कल टाइम बचता है 1-1.5 घंटे का तो उस पर दे देना, नहीं तो एग्जाम वाले दिन पे भी दे सकते हो। और एग्जाम वाले दिन पे वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आरटीपी और एमटीपी को अच्छे से करके जाना है। ठीक है, दिस शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर लॉ, और लॉ की तैयारी करो। अब कुछ नहीं करना, ये वीडियो देखने के बाद अपना खा पी के रिलैक्स करके सो जाओ। अभी मेहनत मशक्कत करके आए हो, अभी दिमाग में अकाउंट्स है तो अकाउंट्स को निकालना है दिमाग से और लॉ को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो आपको रिलैक्स माइंड से अब अपनी लॉ की तैयारी पे लगना है। सब अच्छा होगा, रिलैक्स करो। पेपर जैसा भी आया है, देखो पेपर जैसा भी हुआ हो, अच्छा हुआ हो या अच्छा नहीं भी हुआ हो, उसको ड्रॉर में रख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी कि देखो अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का पेपर नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, इस टाइम पे छोड़ देगा कि भाई मैं तो अगले अटेम्प्ट दूंगा। ये अगर आपने गलती कर दी ना, आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, ध्यान रखना।
जिस बच्चे का पेपर अच्छा नहीं हुआ ना आज का, तो भाई साहब कंटिन्यू करना और अगला पेपर देकर आना, मैं गारंटी देता हूं। आप ये बोल रहे हो ना आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, आप पास हो आज के पेपर में, आप आज के पेपर में पास हो, इसकी मैं गारंटी देता हूं, मुझसे लिखवा के ले लेना। ठीक है। बाकी पेपर आसान था, पेपर तो मुश्किल था नहीं आज, एक एवरेज लेवल का पेपर था, तो मैं उम्मीद करता हूं सब बच्चों का एवरेज गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉ को आपको और बेहतर और अच्छा बनाना है। इंस्टीट्यूट लॉ का पेपर आसान पूछेगा जहां तक मुझे लगता है, लेकिन चेकिंग थोड़ी सी लॉ में हार्ड रहती है, तो आपको लॉ को थोड़ा सा अच्छे से लिख कर आना है, ये ध्यान रखना। लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप स्ट्रेटजी बना के रखो, बाकी सब अच्छा होगा। कोई दिक्कत परेशानी आए तो एक नंबर है नीचे, तो उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।